मैं आशीष कुमार। हिस्ट्री के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में यह डिस्कस किया था कि शुरुआत के दिनों में लोग स्टोन से एग्रीकल्चर का काम करना स्टार्ट किए और नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की जानकारी हुई और लोगों ने घर बना करके रहना स्टार्ट किया। जब घर बना करके रहना स्टार्ट किया तो उन लोगों की पॉपुलेशन ग्रो करी और उस पॉपुलेशन के लुक आफ्टर के लिए उन्होंने एक नए मेटल की खोज करी थी जिसको कहते हैं कॉपर। तो कॉपर और स्टोन से फिर एग्रीकल्चर के काम होते थे। तो इस टाइम पीरियड को हम लोग चाल्कोलिथिक कल्चर कहते थे। उसके बाद के फेज में कॉपर के साथ लोगों ने टिन मिला करके एक नए तरीके की मेटल की खोज की। 90% कॉपर और 10% टिन, क्योंकि कॉपर इंडिया में होता था और टिन को बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो कॉपर और टिन को मिलाकर के एक नया मेटल खोज किया जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज से एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट किया। तो अब एक जो नए एज की हम लोग बात करते हैं वो आपका ब्रॉन्ज एज है, और इस ब्रॉन्ज एज को हम लोग एक और नया नाम देते हैं। ये ध्यान रखना, ब्रॉन्ज एज को ही हम लोग कांसा युग भी कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज से एग्रीकल्चर का काम होता था। जब एग्रीकल्चर में क्रॉप का ओवर प्रोडक्शन हुआ तो अपने जरूरत से ज्यादा की जो चीजें होती है उन चीजों को हम लोग बेचने के लिए किसी एक जगह कलेक्ट हुए, और जिस जगह पर कलेक्ट हुए वहां तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज करते थे वह इंडस रिवर था। यानी इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर ये सिचुएटेड हुए, वो जाकर के रहना स्टार्ट किए। तो वहां के लोगों का जो मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन हुआ वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। वहां एक नए तरीके का सिविलाइजेशन डेवलप किया जिसे हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ब्रॉन्ज एज इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं कि इट इज ए फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्पोररी कई सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड में। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। अगर कोई सिविलाइजेशन है तो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा कि उनकी अपनी एक लैंग्वेज होगी और उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट होगी। और अगर कोई अर्बन सिविलाइजेशन है तो उसका मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन होगा ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्पोररी 3 सिविलाइजेशन थी: मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि अगर अर्बन सिविलाइजेशन है तो फर्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। सेकंड, वह किसी न किसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड होगा, उनका अपना एक रिलीजन होगा और उनका अपना एक पुरोहित होगा। और ये सारी की सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन और इस कंटेम्पोररी जो इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की समकालीन सिविलाइजेशन थी जिसको मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, ये चारों सिविलाइजेशन में इस तरीके का आपको ट्रेडिशन और इस तरीके का कल्चर देखने को मिलता है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। यह ध्यान रखना, ये 4 सिविलाइजेशन थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पर थी। मेसोपोटामिया, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेसोपोटामिया आजकल किसको कहते हैं, तो मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं, और मेसोपोटामिया दजला और फरात रिवर के बैंक पर सिचुएटेड था।
चाइना सिविलाइजेशन हुआंग हो रिवर के बैंक पे सिचुएटेड था, और इजिप्ट सिविलाइजेशन नील रिवर के बैंक पर सिचुएटेड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइना का सिविलाइजेशन, ये दो ऐसे सिविलाइजेशन थे जो बाद के फेज में भी कंटिन्यू किए। बाकी कोई सिविलाइजेशन बाद के फेज में कंटिन्यू नहीं किया। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कई नाम दिया जाता है। फर्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं कि ये फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड, इट इज ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज। थर्ड, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, एंड फोर्थ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये चार इसके डिफरेंट नेम हैं, और इन चारों डिफरेंट नेम में सबके अपने अपने अलग अलग रीजन हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पर सिचुएटेड थी। ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जिस मेटल के यूज हुए हैं वो ब्रॉन्ज था। इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पहले कोई अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की में जब इस सिविलाइजेशन की खोज हो रही थी, इस सिविलाइजेशन में एक्सकेवेशन का काम हो रहा था, तो जो सबसे पहले जिस शहर की जानकारी हुई थी वह हड़प्पा था, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। वो पहला क्वेश्चन ये है कि इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द सिविलाइजेशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन डिफरेंट नाम के बीच में सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा। तो यह ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे उपयुक्त नाम है वह इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जितने भी शहर के एक्सकेवेशन हुए उसमें 80% जो साइट हैं वह इंडस की ट्रिब्यूटरी सरस्वती के बैंक पे थे, सो इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि इन डिफरेंट नाम में सबसे ज्यादा जिस नाम का यूज हुआ वो क्या था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और इसको नाम देने वाले उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे, जिन्होंने इसका नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1880 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं ये 1921 और 22 की बात है, और वह इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय के डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल थे। तो ये नाम हो गया। ये डिफरेंट नाम के बीच में हमने सबसे एप्रोप्रिएट नाम की बात करी, और जो सबसे ज्यादा कॉमनली नेम यूज होते हैं उसकी हमने बात किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर जितने भी साइट हैं तो इसका जो सबसे मेजर साइट आपको मिलता है वह 3 कंट्री में सिचुएटेड है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन सारे साइट को अगर मैप पर लोकेट करोगे, अगर मैप पर लोकेट किया जाएगा तो वो आपको किस शेप में देखने को मिलता है, तो वह ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है, वह त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिलती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट कहां कहां से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान में 2 इंपॉर्टेंट साइट है, सुरतगुई और मुंडिकाक। इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो इंपॉर्टेंट साइट है, फर्स्ट सुरतगुई और दूसरा मुंडीगार, ये ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों साइट के, इन तीनों कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट साइट मिले, अगर उनको मैप पर लोकेट करेंगे तो ये किस शेप में देखने को मिलता है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलती है, त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिलती है। तो यहां से एक क्वेश्चन मिला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट किस किस कंट्री में है, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम किस शेप में देखते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन सा होगा, तो जरा इसको देखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्टर्न। जब हम लोग नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट की बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट मांडा है। यह जम्मू में है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट है एंड चेनाब रिवर के बैंक पे है। तो चेनाब इज अ रिवर, अखनूर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू स्टेट और प्लेस मांडा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर कौन सा शहर है, जब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो वह आपका मांडा है, जम्मू, अखनूर और चेनाब। जब हम लोग साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वह आपका दैमाबाद है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब तो एक्चुअली ये पुणे एरिया में आता है और पुणे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एंड प्रवरा रिवर। कौन सा रिवर? प्रवरा रिवर। जब हम लोग ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं तो वह आलमगीरपुर है। हिंडन रिवर के बैंक पे है, मेरठ में है, यूपी स्टेट है। जब हम लोग वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ आईवीसी की बात करते हैं तो यह सुत कागेंडोर है। सुत कागेंडोर दास रिवर के बैंक पे है और यह पाकिस्तान और बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और यह दास रिवर के बैंक पे। तो नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट, साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट, ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट एंड द वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द आईवीसी की हमने बात की। ये यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और ये ध्यान रखना, इन चीजों को याद करना बहुत आसान है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट। मांडा जम्मू स्टेट है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट है, चेनाब रिवर है। जब हम लोग अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग ये बात किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन सी कंट्री में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्टर्न कौन कौन सा प्लेस पड़ता है, तो जब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो अब आगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहीं से इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक की बात पता चलेगी। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो देखो दो तरीके का व्यूज निकल करके आता है। पहला व्यूज यह है कि कुछ ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति में यह माना जाता है कि जो तीन समकालीन इसकी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, चाइना और इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, उन्हीं लोगों ने आकर के सिंधु घाटी सभ्यता को भी स्टैब्लिश किया था। तो ये एक व्यूज है। दूसरा ये व्यूज है
कि नहीं, कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इन बातों को नकारते हैं और कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति में यही के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और तो ये एक देसी मत है और वो एक विदेशी मत है। तो सबसे पहले हम लोग विदेशी मत की बात कर लेते हैं और उसके बाद उन दोनों का उसके कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3 समकालीन सभ्यता थी। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो और उन्हीं लोगों ने आकर के सिंधु घाटी सभ्यता को एस्टेब्लिश किया। लेकिन जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बीच में हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं कि अगर 90% से ऊपर की चीजें मिल जाती तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये वहीं के लोगों ने आकर के सिंधु घाटी सभ्यता को एस्टेब्लिश किया। तो अब कौन कौन से वो कंपेरेटिव स्टडी में किस किस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जरा देखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको कहते हैं कि इट इज द यूनिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो उसका टाउनशिप प्लानिंग एंड द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी उचित नगर नियोजन व्यवस्था और जल निकासी की व्यवस्था। ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका इट इज द यूनिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐसा फीचर अन्य किसी भी सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। दूसरी क्या बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो ब्रुस्टोफेदॉन स्क्रिप्ट है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड ब्रुस्टोफेदॉन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मैक्सिमम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, तो वो रीडेबल स्क्रिप्ट नहीं है। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में जानकारी जब हम लेना चाहते हैं तो वो स्क्रिप्ट रीडेबल नहीं है, इसलिए पक्के तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरी ओर जो अदर सिविलाइजेशन है, उस अदर सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है कीलाक्षर स्क्रिप्ट। ये कीलाक्षर स्क्रिप्ट रीडेबल स्क्रिप्ट है। और ये ध्यान रखिएगा कि यही एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिससे हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड ये मेसोपोटामिया कंट्री के साथ होता था। तो ये दो आपके कैरेक्टर, दो फीचर्स हो गए और दोनों फीचर में कहीं मैच नहीं कर रहा। अब तीसरी बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी टेंपल के एविडेंस नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर का एविडेंस नहीं है, लेकिन मेसोपोटामिया में मंदिर ही मंदिर है। चौथी बात हम लोग करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन था। इस वजह से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास था वो आपका ट्रेडर क्लास है। लेकिन जब हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर मेसोपोटामिया में मंदिर ही मंदिर हैं। तो इस हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मेसोपोटामिया में जो पुरोहित वर्ग था वो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास था। तो ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और अदर सिविलाइजेशन का नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग विदेशी मत को नकारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन पर आए कैसे कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था। तो जरा देखिए, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट शहर हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, और दोनों ही पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु रिवर के बैंक पे है। तो ये देखा क्या गया, हिस्टोरियंस ने यह बताया कि पूरे मोहनजोदड़ो में एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जिसको कि उन लोगों ने जिगुरत कहा था। ये एक जिगुरत है और ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। दूसरी बात कि इसी तरीके का फीचर और इसी तरीके का प्लेटफॉर्म हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है। तो ऑन दैट बेसिस हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन पर आए थे कि जिन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया वो कहां के थे, तो वो मेसोपोटामिया के थे। तो ये एक बात थी। जब हम लोग विदेशी मत की हम लोगों ने बात कर लिया और जब हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब हम लोग इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कोई एक
रिजल्ट नहीं आता, 90% से ऊपर की चीजें भी नहीं मिल पाती है और कि दोनों सिविलाइजेशन में मैच करे, तो अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर, दूसरे विचार की बात करते हैं। और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि राजस्थान में एक रिवर थी, बनास रिवर थी। बनास रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज थी सोथी। उस सोथी के बैंक पर एक कल्चर डेवलप किया जिसको हम लोग सोथी कल्चर कहते हैं, और यही सोथी कल्चर का एक्सपेंसिव फॉर्म जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए सिविलाइजेशन विच इज द एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ आवर सोथी कल्चर। यानी ये सोथी कल्चर का एक एक्सपेंसिव फॉर्म है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और हिस्टोरियन अमलानंद घोष ने यह बताया कि ये जो सोथी कल्चर है उसी का एक विस्तार रूप, उसका एक एक्सपेंसिव फॉर्म हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मेरा 2 वीडियो रहेगा। इस आज के वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम फैक्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग जो सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से मिलती थी, जो कि ये दोनों ही क्लास आपके एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आरओ एआरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम लोग अब यहीं से आगे उसके बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि टाउनशिप प्लानिंग एंड द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, तो अब इसमें क्या इसका टाउनशिप प्लानिंग था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर हैं वह 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ईस्टर्न साइड और दूसरा वेस्टर्न, यानी पूरब और पश्चिम का एरिया। तो इसमें क्या देखा गया कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें यह देखा गया कि जो मकान बने होते थे उसमें एक मेन एंट्रेंस होता था और वो चारों तरफ से बाउंड्री से कवर होती थी। बट जो हम लोग ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो थोड़ा हाइट देकर के मकान बनाए गए थे और उसको चारों ओर से कवर्ड किया गया था। ऐसा क्या बात है कि वो उसको हाइट दिया गया, उसको ऊंचाई पर वो मकान बनाए गए और वो चारों ओर से कवर्ड किए गए। तो हाइट क्यों दिया गया था? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इस एरिया में जो लोग रहते थे वो वहां के लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही होगी, जिसके लिए लोग उनको सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि इंडस रिवर में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, तो उसको हाइट दिया गया था। दूसरा, कोई उस पर इन्वेजन आसानी से न कर सके, तो इसलिए चारों ओर से कवर्ड किया गया था। तो ये वो जो एरिया था, अब पूरब के साइड में यानी ईस्टर्न साइड में कौन से लोग रहते थे जिनके लिए इतनी सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो उसका 2 इंपॉर्टेंट साइट है। पहला चनहुदड़ो और दूसरा लोथल। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है और लोथल आपका गुजरात का साइट है। यहां दोनों ही जगह से हवन कुंड के साक्ष्य इस जगह से मिले हैं। फायर अल्टार्स, जिसको हवन कुंड कहते हैं, वहां से इस जगह के साक्ष्य मिले हैं। तो इस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचते हैं कि इस जगह पे कौन से लोग रहते थे। तो इस जगह पर पुरोहित वर्ग रहता था जो अपने रिचुअल्स के काम करते थे, पूजा पाठ के काम करते थे। तो यहां इनको सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी दी गई थी। तो ये ईस्टर्न साइड में लोग रहते थे और इसी एरिया को हम लोग साइटेडल साइट भी कहते हैं, दुर्ग क्षेत्र भी कहते हैं। वेस्टर्न साइड में कौन कौन से लोग रहते थे? तो वेस्टर्न साइड में अब ये किस तरीके से अनुमान हम लोग कैसे इसका अनुमान लगाया जाएगा कि यहां पर कौन से लोग रहते हैं? एक्चुअली एक जगह से बहुत बड़े स्क्रिप्ट के एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं, जहां पर अब चूंकि स्क्रिप्ट रीडेबल नहीं है, तो अब ये कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचा जाए कि यहां कौन कौन से लोग रहते थे। तो वो ये जब अंदर उन लोगों ने उसमें प्रवेश किया तो उसमें देखा कि अलग अलग तरीके के लोग बर्तनों को यूज करते थे और उस आधार पर इस कंक्लूजन पर इतिहासकार ये पहुंचने की कोशिश किए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वेस्टर्न साइड था उसमें कौन कौन से लोग रहते थे। तो उसमें ट्रेडर्स रहते थे, यानी व्यापारी वर्ग थे। ट्रेडर्स ईस्टर्न साइड में, पुरोहित वेस्टर्न साइड में, व्यापारी वर्ग, दूसरा निरीक्षक वर्ग, तीसरा मंत्री वर्ग। ये
निरीक्षक और मंत्री जो थे वह पुरोहित वर्ग को हेल्प करते थे, वो व्यापारी वर्ग को हेल्प करते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेडर्स क्लास था, जो व्यापारी वर्ग था, वही एडमिनिस्ट्रेटर क्लास था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये टाउनशिप प्लानिंग है। दूसरी बात कि जितने भी तरीके के उसमें मकान बने होते थे, उन मकान का जो मेन गेट होता था वह उसके गली में खुलते थे, क्योंकि वह पूरी साफ सफाई की बात ध्यान में रखी जाती थी कि कहीं कोई कूड़ा करकट जो था मेन रोड पे न फेंक दे। तो यह आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था, तो यह ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन था, तो वो ट्रेडर्स क्लास थे। यह ध्यान रखिएगा, जो व्यापारी वर्ग था वह इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो शासक वर्ग था। दूसरा, जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि चूंकि अर्बन एरियाज हैं, इसीलिए इकोनॉमी इनके डिपेंड किस चीज पर करेगी, इनका इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड कॉमर्स था। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन था। इसका एविडेंस क्या है, तो ये हमने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में किलाक्षर स्क्रिप्ट मिलती थी। इस किलाक्षर स्क्रिप्ट से यह पता चला कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मेलुहा, ढिलमुन और मगन कंट्री के साथ व्यापार करते थे। तो जो मेलुहा शब्द है, यह मेलुहा सिंधु क्षेत्र को बताता है, मेलुहा इंडस क्षेत्र को बताता है। और यहां तक पहुंचने के लिए मेसोपोटामिया से सिंधु क्षेत्र तक आने के लिए जो मोहनजोदड़ो था वह आपका मीडिएटर का रोल प्ले करता था। वहां से सामान यहां आती थी और यहां से वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र में जाती थी। तो मेसोपोटामिया की जो किलाक्षर स्क्रिप्ट है वह इसका सोर्स बनता है। दूसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। दूसरा, एग्रीकल्चर होता था। और एग्रीकल्चर में हम आपको ब्रीफ कर दें, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अक्सर बाढ़ आती थी, तो अक्सर बाढ़ आने की वजह से क्या होता था कि अक्टूबर नवंबर महीने में चूंकि फसल लगाई जाती थी और वो मार्च अप्रैल महीने में उसको काटा जाता था, तो वो कौन सी फसल होगी, तो वो रबी क्रॉप होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खरीफ क्रॉप की उतनी जानकारी नहीं थी, रबी क्रॉप की जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ज्यादा थी। जब हम लोग, तो ये आपका मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है। हम लोग सेकंड वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से प्लेस पर क्या क्या चीजें मिली। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस स्टेटस की बात करते हैं, धार्मिक स्थिति की बात करते हैं, तो जरा देखो, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब रिलीजियस स्टेटस की बात करोगे तो हमें चलना पड़ेगा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो में एक इमेज मिली है। ये इमेज जो थी उसके 3 हेड हैं और नीचे 3 डियर बैठे हैं, राइट एंड लेफ्ट 2 अलग अलग जानवर बैठे हैं। जब हम लोग उसके राइट साइड में कौन कौन से एनिमल हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो वह एलिफेंट एंड टाइगर है। लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही बफेलो एंड रिनोसिरॉस है, यानी लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा है और दाहिने तरफ हाथी और बाघ है, नीचे हिरण है। जब इमेज को चनहूदड़ो से अर्नेस्ट मैके ने एक्सकेवेशन किया और जब इसे उस समय के डायरेक्टर जनरल, उस समय के एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के पास ले जाया गया, तो उन्होंने बताया कि ये जो इमेज है वह लॉर्ड शिवा की इमेज है, यह पशुपति शिव की इमेज है, यह प्रोटो शिवा है। यानी शैव धर्म की जानकारी उस समय के लोगों को थी, लेकिन अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्क्रिप्ट की अवेलेबिलिटी होने के बाद भी वो रीडेबल स्क्रिप्ट नहीं था। खैर, उस समय उनकी बात मानी गई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दूसरा जो हमें इमेज मिला वो उसके सील्स पे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉटरीज पे हमें स्वास्तिक के इमेज देखने को मिले, स्वास्तिक एंड क्रॉस। जब हम लोग स्वास्तिक और क्रॉस की बात करते हैं और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये स्वास्तिक और क्रॉस किस
भगवान को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये स्वास्तिक और क्रॉस सन को बताते हैं, सूर्य भगवान। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। नीम, पीपल, नीम, केले और नींबू के वृक्ष की पूजा की जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी टेंपल के एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेंपल नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई टेंपल या कोई वर्शिप प्लेस के एविडेंस नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये हम लोग रिलीजियस स्टेटस की बात किया, और उधर इकोनॉमिक स्टेटस की बात किया, उधर पॉलिटिकल स्टेटस की बात किया। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल स्टेटस की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोशल स्टेटस था उसमें हमने आपको बताया कि सोसाइटी का जो डिवीजन था वह किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क है, यानी काम के आधार पर सोसाइटी का डिवीजन था। तो पुरोहित वर्ग, ट्रेडर्स वर्ग, पुरोहित, ट्रेडर्स, इंस्पेक्टर्स, वॉरियर्स, ये और मिनिस्टर्स। कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे भी रूम मिले हैं, ऐसे भी मकान मिले हैं, ऐसे कमरे मिले हैं जिनसे यह इस एविडेंस पर हम लोग पहुंचते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्लेव्स क्लास भी होते थे। तो ये हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड द बेसिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया। अब हम लोग ये जो दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेस से एक्सकेवेशन के थ्रू क्या क्या चीजें मिली है। ये भी पार्ट जो होगा वह आपके एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और उस कॉन्सेप्ट में अब यह ध्यान रखना कि लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय के एविडेंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा था। बिल्कुल नहीं था। कहीं से कोई चीज मिला तो लोगों ने कह दिया कि यह गाय है या घोड़े की हड्डी है, जैसे सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली, लेकिन यह गाय और घोड़ा, यह ध्यान रखना, यह आर्यंस अपने साथ लेकर के आए थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद है। खैर, मैं चूंकि हर वीडियो के बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो ये आज का मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग इसको अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन कि विक्रम एरा यानी विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके दीजिएगा। जरूर से आंसर दीजिए। खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।